तो अगर मैं इस गिवन सिस्टम के अगर वेक्टर्स बनाता हूँ, अगर मैट्रिसेस बनाता हूँ, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनेगा जिसको मैं ट्रांसफॉर्म इजीली कर सकता हूँ 3 -2 -5 और 4। और मेरे पास जो बी वेक्टर बनेगा दैट वुड बी 6 और 8। तो हमारा जो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है, पीछे हम चल के देखते हैं, तो वो फॉर्मूला ये कह रहा है कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए करना है। और ए आई का मतलब क्या है? अगर आइट्रेशन 1 है तो ए 1 होगा, आइट्रेशन 2 है तो ए 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अगर आप आइट्रेशन 1 करते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए ए 1 बी। और इसी ए वन बी से आपको एक्स 1 मिलेगा। अगर आप आइट्रेशन नंबर 2 करते हैं तो दैट वुड बी ए 2 बी, और इसी ए 2 बी से आपको एक्स 2 मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ए 1 बी कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है और ए 2 बी कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ए 1 बी कंस्ट्रक्ट करने के लिए बी वेक्टर आपके पास पहले से मौजूद है 6 8। और 6 8 को आप रिप्लेस कर देंगे उसके कॉलम नंबर 1 से, अगर आप ए 1 बी बनाना चाहते हैं। और इसी 6 8 सर को, अल्ट्रेशन समझ नहीं आ रहा। सॉरी, सर अल्ट्रेशन समझ नहीं आ रहा। लेट मी फर्स्ट फिनिश देन यू आई विल टेक योर क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। जब आपके ओके सर। पास ए टू बी जब आपको क्रिएट करना होगा, तो ए टू बी क्रिएट करने के लिए आप ओरिजिनल मैट्रिक्स 3 -2 -5 4 मैट्रिक्स ए आपके पास अवेलेबल होगा, और उसमें आप कॉलम नंबर 2 को रिप्लेस कर देंगे विद बी। यानी कि आपके पास ओरिजिनली था 3 -2 -5 4, इसमें कॉलम 1 क्या है आपके पास 3 -5, तो कॉलम नंबर 1 3 -5 ही रहा। और कॉलम नंबर 2 में 6 8 जो आपका बी वेक्टर था आपने उसको रिप्लेस कर दिया, तो दैट बिकम्स ए टू बी। सो दिस इज अवर फर्स्ट आइट्रेशन, दिस इज अवर सेकेंड आइट्रेशन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई पूरा प्रोसेस आपने दोबारा नहीं करना होता। सिर्फ आपको मैट्रिसेस क्रिएट करने होते हैं। जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे एक्स के, उतने आपके पास ए के कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स बनेंगे। Since you had only two x1 and x2 two variables, so you had a1b matrix and a2b matrix. तो जब आपके पास a1b मैट्रिक्स आया, आप इसका भी डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास इजीली आ जाएगा 6 4 +2 × 8। और जब आप ए टू बी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इजीली आपके पास आ जाएगा 3 × 8 +6 × 5। और मैट्रिक्स ए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपके पास क्या डिटर्मिनेंट आएगा उसका 3 × 4 -2 × 5। तो वही चीजें सारी करके, सारे डिटर्मिनेंट्स 2/2 के डिटर्मिनेंट से उनको सॉल्व करके आपने x1 को सॉल्व किया। x1 बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1b, यानी कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट a, जिसका आंसर 2 आता है। इसको आप चेक कर लें, 3 4 12 -2 5 10, तो 12 - 10 would be 2। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ a1b मैट्रिक्स जो कि 24 + 16 बनता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a2b मैट्रिक्स जो कि 24 + 30 बनता है। तो जब आपके पास ये दोनों फ्रैक्शंस आ गए हैं, यू कैन इजीली सॉल्व दिस फ्रैक्शन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें बेसिकली हमने x1 और x2 की वैल्यू ही निकाली है। अगेन वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उन लीनियर इक्वेशंस को हमने एक नए तरीके से सॉल्व किया है, विच इज़ द क्रैमर्स रूल। और इसमें हमने क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है वो इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज मेड ऑन डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स को निकालने के लिए आपको पहले मैट्रिक्स बनाने पड़ते हैं। मैट्रिसेस जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्रैमर्स रूल की वजह से हो रहे हैं, एंड दिस इज द रूल फॉर क्रैमर। एक्स आई बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर आई इज 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच यू हैव द n/n मैट्रिक्स। तो इस तरह से एक हमने सिंपल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी हमारे पास, और उसको हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया। सो वी गेट द वैल्यू फॉर x1 एंड x2। ये सवाल यहाँ खत्म हो गया है। अगर किसी को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में या क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है उसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ 1 बाय 1 पूछ सकते हैं।
सर एनी क्वेश्चन? इलिस्ट्रेशन समझ में नहीं आई थी, उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। थोड़ी सी आवाज अगर आप अपनी तेज कर लें। सर इलिस्ट्रेशन जो थी ना वो समझ नहीं आई, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इलस्ट्रेशन, विच इलस्ट्रेशन? किस स्लाइड की बात कर रहे हैं? इस पे बात कर रहे हैं या उससे पहले? सर इसमें ही था शायद। जी बताएं, क्या आपका आपकी क्यूरी क्या है टू बी एग्जैक्ट? सर वो आपने एक वर्ड यूज किया था ना कि इसको इलिस्ट्रेट करेंगे, तो वो वहां पे समझ नहीं आया था सर। नहीं, मैंने तो इलस्ट्रेट नहीं कहा। आप इस प्रोसीजर में बताएं, इसमें आपको क्या नहीं समझ आया? सर आपने इंटरपोलेट कहा था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ना इंटरपोलेट का है ना इलस्ट्रेट का है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने तो सिर्फ क्रैमर्स रूल को इम्प्लीमेंट किया है। सर जो आपने आइट्रेशन आइट्रेशंस का होगा। आइट्रेशंस का मैंने आपको ये बताया कि अगर यहाँ जो एक्स आई है, एक्स आई का मतलब ये है कि यहाँ पे आई एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर नंबर्स आएंगे x1 x2 x3 x4। तो उसको मैंने आइट्रेशंस का हवाला दिया कि अगर आपके पास n बाय n मैट्रिक्स है, लेट से 2 by 2 मैट्रिक्स, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, इट्स अ 2 by 2 मैट्रिक्स। अगर मैं इसका a मैट्रिक्स बनाता हूँ, इट विल बी अ 2 by 2 मैट्रिक्स, और उसके अंदर वेरिएबल्स भी दो हैं, x1 और x2। तो ये फॉर्मूला कितनी दफा इंप्लीमेंट होगा? जिसने सवाल किया था, क्या नाम है आपका? उमर सर। उमर जी। उमर, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखता हूं, तो मेरा ए मैट्रिक्स बनता है 2 by 2 मैट्रिक्स। उस पर मैं जी क्रैमर्स रूल सर। अप्लाई करता हूं। तो क्रैमर्स रूल मुझे कितनी दफा अप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? सर 2 बार। जी 2 बार। और यहाँ पे हमने 2 दफा ही अप्लाई किया है। जब पहली दफा अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? A1B। और दूसरी दफा अप्लाई किया तो हमारे पास आया A2B। 2 सही सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सर अगर यहाँ पर जैसे ये दो मैट्रिक्स के बजाय 3 by 3 का हो मैट्रिक्स, जी तो फिर ये क्रैमर रूल कैसे अप्लाई होगा? वो उसी तरह से जैसे पहले और जी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। नहीं, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, और इस फॉर्मूला में हमें नजर आ रहा है कि अगर हम x1 रखते हैं तो हमें फर्स्ट वेरिएबल मिलता है, x2 रखते हैं तो थर्ड वेरिएबल मिलता है, एंड सो ऑन टिल n नंबर ऑफ एंट्रीज। अगर 3 by 3 मैट्रिक्स होगा तो उसमें भी हम जो हमारा वेक्टर बी होगा, 6 8 है। अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आपके पास थर्ड वेरिएबल भी होगा, थर्ड इक्वेशन होगी, थर्ड वेरिएबल होगा, और इक्वेशन की राइट साइड पे एक थर्ड नंबर होगा। तो उस थर्ड नंबर को भी आप थर्ड रो में रिप्लेस करेंगे, 3 by 3 मैट्रिक्स आएगा, और 3 by 3 मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट लेना होगा। दैट विल बी कॉल्ड सॉल्विंग यूजिंग द क्रैमर्स रूल। तो सर उसको 3 बार सॉल्व करेंगे? Definitely, if you have three variables, you will have to solve for x1, x2, and x3. ठीक है सर, अंडरस्टैंड। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? मीनवाइल हम अटेंडेंस ले लेते हैं। Using the Cramer's rule, we have done exercise 1. Now, if we want to see the application in engineering, we can solve one more example using the Cramer's rule. Usually in control systems and electrical engineering theory we tend to come across the Laplace transforms. मुझे पता है आपको भी लैपलास ट्रांसफॉर्म्स का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक वेरिएबल s आ रहा होता है, और उस s वेरिएबल को हमें सॉल्व करना होता है। बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म helps us to solve the differential equation in terms of simple algebraic equations. तो अगर आपके पास एक एग्जांपल है, अगेन इट्स अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन इसमें लैपलास का वेरिएबल s यहाँ इन्वॉल्व है। सो कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम in which s is an unspecified parameter. S is unknown here. Determine the values for s for which the system has a unique solution, and use Cramer's rule to describe the solution. So again, we have to apply the Cramer's rule on this particular system, but s will be unknown here, and we have to find out for which value of s the solution is available for this particular system.
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। इट शुड बी 3s -6 -2 एंड पॉजिटिव s। तो ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स आ गया। द बी मैट्रिक्स शुड हैव द एंट्रीज 4 and 1। सो इफ वी वांट टू implement the Cramer's rule, we have two variables x1 and x2, और उन दो वेरिएबल्स की वजह से जो दो मैट्रिसेस बनेंगे, a1 मैट्रिक्स बनेगा। इरफान, आई विल टेक योर क्वेश्चंस लेटर। A1 मैट्रिक्स बनेगा, A1B मैट्रिक्स, उसमें मैं कॉलम 1 जो A मैट्रिक्स का है उसको रिप्लेस कर दूंगा विद 4 1, और A2 मैट्रिक्स बनेगा, उसमें मैं कॉलम 2 को रिप्लेस कर दूंगा। मेरे पास जो मैट्रिक्स B है दैट इज 4 and 1, तो पहले 4 and 1 फर्स्ट कॉलम में आ गया, उसके बाद 4 and 1 सेकेंड कॉलम में आ गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि इनका कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं। वो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाए तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, दैट शुड बी 3s² -2 6 12, और इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं 3 कॉमन लेके, तो दैट बिकम्स 3 ब्रैकेट s+2 and ब्रैकेट s-2। So that means the system has a unique solution precisely when s is not equal to +2 or -2। अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में s की वैल्यू 2 रख दूं तब भी ये 0 हो जाएगा, और अगर इस सिस्टम में मैं s की वैल्यू -2 रख दूं तब भी ये 0 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि मेरे सिस्टम का सोल्यूशन तब अवेलेबल होगा जब s की वैल्यू ना तो +2 हो ना ही -2 हो। तो उस केस में मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है फॉर x1 एंड x2। फर्दर टू फाइंड x1 एंड x2, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ a1b डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ a, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट लाइक आई कैलकुलेटेड द डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज 3 times s+2 s-2, डिनोमिनेटर में दोनों जगह वही आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ a1b मैं इस मैट्रिक्स से निकाल लूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a2b मैं इस मैट्रिक्स से निकाल लूंगा। इजीली आई कैन सॉल्व। चूंकि इसके अंदर एक s वेरिएबल आ रहा है, तो आई एक्सपेक्ट माई फाइनल आंसर टू बी इन द वेरिएबल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ s। मुझे उसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि एक लैपलास का प्रॉब्लम है ये। तो उस केस में मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 4s+2 divided by the determinant of a which is already calculated above here. For the x2 I can simplify a bit the numerator. After this simplification it becomes s+8 and the denominator becomes s+2 and s-2. So this is how we can solve the Laplace problem with the help of a Cramer's rule. Again we had the system of linear equations in two variables. तो हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स इनिशिएट हुआ, मैट्रिक्स A, हमने उससे a1b और a2b जनरेट किया। अगर हमारे पास ये 3 by 3 मैट्रिक्स होता, जैसे कि पहले यूसुफ ने शायद सवाल किया था कि अगर हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स होता, तो उस केस में भी हम यहाँ पे a3b जनरेट करते, उसके बाद उन सब के डिटर्मिनेंट्स लेके x1 x2 और x3 फाइंड आउट करते। तो इरफान ने हैंड रेस किया था। इरफान का कोई सवाल है? सर सर ना सर ये डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं? किसका सवाल है? हेलो मेरा सर इरफान। इरफान, इरफान आपका क्या सवाल है कि 2 by 2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये सवाल है आपका? यस सर। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक है वो हम पहले कवर कर चुके हैं। हम डिटर्मिनेंट्स निकाल चुके हैं 3 by 3 मैट्रिक्स के भी, और हम डिटर्मिनेंट्स निकाल चुके हैं 2 by 2 मैट्रिक्स के भी। तो चाहे डिटर्मिनेंट 2 by 2 का हो या 3 by 3 का हो, वो सारा कुछ पिछले लेक्चर्स में मौजूद है। और अभी जब मैंने आपको समझाया तो इसमें भी मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाई है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। So you can always go back to previous lectures and recall the determinants of 2 by 2, especially 2 by 2 का डिटर्मिनेंट तो बहुत ही ईजी है, और जैसे आप रिव्यू करेंगे आपको समझ आ जाएगा, और इंशाल्लाह वो काम आपका हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आता, यू कैन कंसल्ट टू मी इन यूनिवर्सिटी। ओके सर। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? सर ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा बस?
नहीं, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन सिंप्लीफाई होके जितनी आ सकती थी दैट वाज s+8 s+2 एंड s-2। उसके बाद कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल में है तो वेरिएबल में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आज के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली फोकस ये करेंगे कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन है तो उस मैट्रिक्स का रैंक आप कैसे निकाल सकते हैं, क्या चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है और रैंक का एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा। तो अब आप ये सुनिए कि रैंक का एक्सपेक्टेड आंसर हमेशा उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। दिस इज ओरिजिनली द मैट्रिक्स 4/5। वी हैव 4 rows and we have 5 columns, so the matrix A is 4/5 मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट हैं और इंशाल्लाह हम 10 मिनट में ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कवर कर लेंगे। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। तो इसमें अगर आपके पास 4/5 का मैट्रिक्स है तो आई कैन से दैट द डायमेंशंस ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 4/5। उस केस में जो एक्सपेक्टेड आंसर है मेरे रैंक का दैट लाइज बिटवीन 1 and 4। इस मैट्रिक्स का रैंक या तो जो इसकी रोज हैं उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, या फिर इस मैट्रिक्स के रैंक का जो आंसर होगा इसके कॉलम्स के बराबर या उससे कम होगा। और उन दोनों में, रोज और कॉलम्स में, जो छोटी वैल्यू है रैंक का जो फाइनल आंसर है वो उसके बराबर या उससे कम होगा। यानी कि अगर मेरे पास 4/5 का मैट्रिक्स है, 4/5 का मैट्रिक्स, तो इसमें जो छोटा नंबर है वो रोज का है या कॉलम्स का, यानी कि रोज कम है या कॉलम कम है, कौन बताएगा। रोज कम है सर। रोज कम है, कॉलम ज्यादा है। तो जो छोटी वैल्यू है, तो रैंक का जो फाइनल आंसर है, जो एक्सपेक्टेड आंसर है रैंक का, वो उस छोटी वैल्यू के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो अगर मेरे पास रोज कम है तो मैं सिर्फ रोज को देखूंगा, यानी कि मेरे पास जो रैंक है मैट्रिक्स का या तो वो रैंक 1 होगा या फिर मैक्सिमम रैंक 4 हो सकता है। इससे ज्यादा रैंक इसका नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये हो गई। अगर मेरे पास कॉलम्स कम होते तो मैं कहता, अगर लेट से ये 4/3 का मैट्रिक्स होता तो मैं कहता मेरे पास कॉलम्स यहाँ पे कम है, तो मैं कहता कि इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक है वो उसके कॉलम के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसके बराबर है, यानी कि मैक्सिमम रैंक इसका या तो 3 होगा या उससे कम होगा। तो एक चीज तो हमें ये समझ आ गई कि किसी भी मैट्रिक्स को देख के हम फौरन से ये बता सकते हैं कि इसके रैंक की रेंज क्या है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है एग्जाम्पल 3 में, उसका हम रैंक क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम इसका रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर मैक्सिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है ऋतिक, मैक्सिमम क्या हो सकता है जियाद, मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है इसका। जियाद भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तौफीक अवेलेबल है। सर 4 हो सकता है ना। तौफीक है आप। तौफीक भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अयान वसीम अवेलेबल है। ठीक है, सर वेरी गुड। फौजान अवेलेबल है। फौजान भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सारे। सर 5 है, सर 5 होगा। अच्छा, फौजान अवेलेबल है। ठीक है, मैक्सिमम रैंक इसका 4 हो सकता है, क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और उस हिसाब से ही फिर मेरे पास जो है वो आप लोगों का रिकॉर्ड आएगा कि आप सर लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या सिर्फ सर एक सवाल। साइन इन करके चले गए सर हैं। सबके माइक नहीं चल रहे, काफी सर लोगों के वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके सर मैसेज नहीं सर देखें, असल में आप नेट सिर्फ का भी क्लास पे इशू हो रहा है ध्यान ना। दें। ठीक है, सर बात सुने प्लीज। तो जी निहार बोलें। सर मेरे अटेंडेंस नहीं लगी, माइक में कुछ मसला आया हुआ था, उसकी कोई वजह से कोई मेरे मसला अटेंडेंस नहीं नहीं है, आ रही आप थी। फिक्र नहीं करें। आप अभी यहाँ पे हमारे साथ अवेलेबल हैं, ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई है, आप फिक्र ना करें अटेंडेंस की। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा। ठीक है। ठीक है और सर, ठीक। फर्दर कोई चीज़ हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ, तो चैट में आप मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिलहाल जो सवाल समझने में जो क्यूरीज हैं उससे रिलेटेड आप मुझसे बात करें। ठीक है, कौन ठीक मीटिंग ज्वाइन ठीक नहीं कर सक रहा, किसका माइक नहीं चल रहा, किसकी वीडियो नहीं चल रही, वो सब फिक्र आप लोग छोड़ दें। आप लोग लेक्चर की फिक्र करें कि जो सर मैं ये चीज़ अभी क्वेश्चन रिपीट समझा रहा कर दें हूँ। थोड़ा।
जो मैं चीज अभी समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर प्रॉब्लम है। और जो पार्टिसिपेंट्स जो म्यूट हैं, मतलब के फुल म्यूट हैं, जो अवेलेबल नहीं है हमारे साथ, उनका भी मुझे पता चल गया है। सो डिटर्मिनेंट का हमें जो इस मैट्रिक्स का हमें रैंक मालूम करना है, और हमने ये बात अभी डिसाइड की कि रैंक जो होगा वो रैंक इसके नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम से रिलेट करेगा, और उसमें जो छोटा नंबर होगा उसके साथ वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि रोज कम है और कॉलम ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो रैंक होगा वो मैक्सिमम 4 होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब रैंक निकालें कैसे, कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, कैसे पता चलेगा? तो उसका एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, और उस सिंपल प्रोसीजर को हम अपने पुराने वाले काम से इजीली रिलेट कर सकते हैं। जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स मिला हुआ है, उस गिवन मैट्रिक्स को आप रो एचएलएन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, नॉट द रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म, जस्ट द रो एचएलएन फॉर्म। जब ये गिवन मैट्रिक्स रो एचएलएन फॉर्म में, ये जो टिल्डा और 3 डॉट यहाँ लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नंबर ऑफ रो ऑपरेशंस अप्लाई हुए हैं। नंबर ऑफ रो ऑपरेशंस अप्लाई होने के बाद जो इसकी रो एचएलएन फॉर्म हमारे पास आई है, दैट इज दिस मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को अगर मैं गौर से देखूं, इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो इसमें मुझे ये पता चलता है कि इसके अंदर 3 पिवट कॉलम्स हैं। 3 पिवट कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4। दीज आर द पिवट कॉलम्स फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए। तो जितने पिवट कॉलम्स मेरे पास आएंगे वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। और ये हमारे रूल के हिसाब से है, बिल्कुल वैलिड चीज़ है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चूंकि इसके अंदर 4 नंबर ऑफ रोज हैं, तो इसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। और हमारा जो एक्चुअल रैंक है, जो कैलकुलेशन के बाद हमें मिला, दैट इज 3। ठीक है, और लास्ट रो आप देखें, इट्स जस्ट अ रो ऑफ 0, यहाँ पे पिवट नहीं बन रहा। दैट इज वाई वी हैव ओनली 3 पिवट कॉलम्स। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता 0 के अलावा, तो हम कहते हैं कि ये चौथा पिवट कॉलम है। उस केस में इसका रैंक क्या हो जाता? 4 हो जाता। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है, सो वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट अराउंड, तो आप प्लीज पूछ लें। और जो रैंक हमने मैट्रिक्स का मालूम किया है उसको अभी आप क्लेरिफाई कर लें। सर ये रैंक सर भी तो हो सकता रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में नहीं लेके जाना? 1 बाय 1 प्लीज सवाल करें, अपना नाम बताएं पहले और फिर सवाल करें। है? यूसुफ अंसारी सर ये बोल सर, ये इसका रैंक 2 भी हो सकता है? मैंने ये बताया कि पहले आप अपना नाम लें, उसके बाद आप सवाल करें। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन बात कर रहा है, 2 लोगों के माइक खुले हुए हैं। या तो आप अपना रेज हैंड करें, मैं आपको खुद कहूंगा सवाल करने के लिए। किसको सवाल करना है? फौजान, आप सवाल करें। अरे इसमें पहले हम इसको हम रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में लेके आएंगे फिर डिसाइड करेंगे। समझ नहीं आई आपकी आवाज़, दोबारा बताएं। तो मैं कह रहा हूँ इसको पहले हम एचएलएन फॉर्म में लेके आएंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि कितने इसके रैंक है। जी, रो एचएलएन फॉर्म में जब आप लेके आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से पिवट कॉलम्स हैं। जितने पिवट कॉलम्स होंगे वही उसका रैंक होगा। ओके सर ठीक है। ठीक है, अगला हैंड रेज किया हुआ था इरफान ने। इरफान, आप सवाल करें। यस सर, ये रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म में इसको नहीं लेके जाएंगे? रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म की ज़रूरत है अगर हमें पिवट कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या मैं इसको रिड्यूस रो एचएलएन फॉर्म में ले जाऊं तब मुझे पता चलेगा पिवट कॉलम्स का, या मुझे अभी से नहीं, पता चल पेमेंट रहा तो है? डायरेक्ट भी पता लग जाएंगे। पता चल रहा है ना? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? यस सर, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है बताएं? पिवट कॉलम्स देखना। पिवट कॉलम्स देखना। तो अगर मुझे पिवट कॉलम्स इस स्टेज पे मिल गए हैं तो फिर इस स्टेज तक ही कैलकुलेशन काफ़ी रहेगी। तो सर ये नीचे जो आपने आंसर लिखे हैं 3, ये कैसे है? मेरे को बात ये नहीं समझ आई आपकी। पिवट कॉलम्स कितने हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में? 3 पिवट है सर। कॉलम सर 3। 3 है। 3 है। तो जितने पिवट कॉलम्स होंगे वही उसका रैंक होगा।
सर ये इसमें एक दफा हाईलाइट करें कौन कौन से पिवट कॉलम्स है, मेरे को ज़हन से निकला हुआ है। जी जी, ये हाईलाइट हुआ है ऑलरेडी। जरा गौर से देखें, आपको स्लाइड विजिबल है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की स्लाइड विजिबल है? यस यस विजिबल है सर। ठीक है, उसमें हाईलाइट हुआ है। एनी अदर क्वेश्चन? वी हैव लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको स्लाइड दिखा दूं, यहाँ पे दो और एग्जांपल्स गिवन है जस्ट फॉर यू टू रिव्यू एंड प्रैक्टिस। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को भी आप रो एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसका रैंक क्या है। सिमिलरली एग्जांपल 2, अगेन 3x3 मैट्रिक्स है, छोटा सा मैट्रिक्स है, इसको आप रो एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इसका रैंक क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।